Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 22 to 25th April 2021. Let's start the session. आगे चलते हैं। ये हमारा नया कोर्स लॉन्च हुआ है CAPF RM फॉर 2021। ये जो हमारा CAPF जो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होने वाला है फॉर 2021, उसके लिए हमारा नया कोर्स लॉन्च हुआ है। यू कैन चेक इट आउट ऑन आवर ऐप स्टडी फंडा, अवेलेबल बोथ इन एंड्रॉयड एज वेल एज इन iOS, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, किसी को कुछ डाउट है तो। और इसमें सब कुछ है, पेपर 1 और पेपर 2 का फुल कोर्स है, इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। जो भी पेपर 1 में पूछा जाएगा, कोई भी वीडियो लेक्चर हो या PPT PDF, सब आपको अवेलेबल होगी। ऐसी पेपर 2 की यहाँ तक कि हमने इसमें टेस्ट सीरीज भी इन्वॉल्व कर दी है। एक ही जगह आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाए, आपको 10 जगह भागने की ज़रूरत नहीं है। समझने से लेके, नोट से लेके और रिवीजन, टेस्ट सीरीज सब इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ तक कि आपका इंटरव्यू में भी जो भी डाउट्स हैं वो भी हम यहाँ पे एकदम और इनमें वही लोग पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। ऐसा भी नहीं है इस कोर्स को कोई नॉर्मल टीचर पढ़ा रहा है, नहीं, जो ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, जो ऑलरेडी AIR जिनकी कुछ रैंक आई है, असिस्टेंट कमांडेंट जो बन चुके हैं, वही इसको पढ़ाएंगे। कोई नॉर्मल टीचर्स नहीं पढ़ाएगा, ये और क्लियर कर दे रहे हैं हम। और किसी को कुछ इंक्वायरी करनी है तो व्हाट्सएप पे इस पर कर सकते हैं। हम अपने पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्टैटिक न्यूज़ है, याद रखनी ही पड़ेगी। इंडिया की जो रैंक है इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, सबसे बस इसमें 2 चीज़ याद रखनी है एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और आप इसको अपना सेकंड पेपर में भी आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एस्से में इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर वो पूछता है कि प्रेस की हालत या मीडिया के बारे में कुछ लिखना चाह रहे हैं तो कैसी है, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालता कौन है, तो याद रखिएगा RSF, रिपोर्टर्स। RSF इसको बोलते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन निकालता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये एक फ्रेंच NGO है, याद रखिएगा, फ्रेंच NGO है जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स से, एक फ्रेंच NGO है, वो निकालता है। उसने इंडिया की रैंक इस बार 142 निकाली है। पहले इंडिया की रैंक निकाली थी वो 133 थी जब 2016 में आई थी, अब ये 2021 में आई है तो 142 हो गई है, मतलब और बेकार हो गई है। क्यों हो गई है बेकार, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो बैन वैन लगा था उसमें मीडिया को नहीं जाने दिया था, आपको पता ना, हमने 370 को हटाया था। इस केस में और भी 3-4 ऐसी कंडीशन हो गई जिसकी वजह से हमारी जो रैंक है वो डिटेरियोरेट हो गई। आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों डिटेरियोरेट हुई, बस रैंक कितनी आई है वो जानना है और किसने निकाली है वो जानना है, बस। इससे ज़्यादा आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आगे चलते, ये लिखा भी है, आप पॉज करके आपके नोट्स में बना लीजिएगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF फ्रेंच NGO है और 142 है आउट ऑफ 180। आगे चलते हैं। अब फ्रेश पुश फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। तो अभी क्या है कि इंडिया ने 15 जो OIC कंट्रियाँ उनको ज्वाइन कर लिया है जो हाइड्रोजन पैदा करती हैं। अभी क्या है, हमें हाइड्रोजन जो है वो बाहर के देशों से मंगानी पड़ती है, लेकिन अब इंडिया ने क्या कहा है कि हम जो है हम अपना कॉमर्शियल स्केल हम अपना बढ़ाएंगे और हम ही ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करेंगे। अभी ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन मिलेगी कहाँ से, सबसे पहली बात तो सवाल ग्रीन का तो छोड़िए, हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगी। हाइड्रोजन मिलेगी पानी से। जैसे आपको पता है H2O, जब H2O का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, आपने पढ़ा है ना, जब इसमें हम करंट पास करते हैं तो उससे क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम जो है वो अलग अलग हो जाते हैं बाय डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो इससे क्या होता है, इससे हमें एक तरफ तो हाइड्रोजन मिल जाती है, एक तरफ हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ऐसे हमें हाइड्रोजन मिलती है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब कुछ नहीं है, जैसे ही हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमें करंट की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी हम किसी रिन्यूएबल सोर्स या हम किसी ग्रीन सोर्स, रिन्यूएबल सोर्स को ही ग्रीन सोर्स करते हैं। रिन्यूएबल सोर्स कौन सी होती है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी, ये सब हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर वो बिजली इन रिन्यूएबल सोर्स से आ रही है फॉर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। आपको पता है हमारे यहाँ सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। हमारा टारगेट भी है कि हमें 450 गीगावाट एनर्जी पैदा करनी है अप टू 2030। ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है, आपको पता होगा। तो अगर इससे कोई एनर्जी पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी का हम उपयोग H2O की इलेक्ट्रोलिसिस में करते हैं, जिससे जो हाइड्रोजन पैदा होती है उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इसको मैं बस यही समझाना चाह रहा था, टर्म ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, कभी वो पूछ लेता है, ऐसे टर्म कभी कोई पूछ लेता है। तो आप समझ गए ना, इलेक्ट्रिसिटी अगर वो किसी रिन्यूएबल सोर्स से निकलती है और उसका हम यूज़ फॉर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस में करते हैं, उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। आगे चलते हैं। MSP विया बैंक ट्रांसफर इन पंजाब एंड हरियाणा। तो अब पंजाब हरियाणा में क्या बोला गया है कि जो MSP है, मैं आपको MSP से इतनी बार पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी न्यूज़ आती रहती है तो आप भूल ना जाए, इसलिए मैं फिर पढ़ा रहा हूँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य जो किसी क्रॉप के लिए सरकार जो मुहैया कराती है उसको बोलते हैं MSP। अब ये सीधे बैंक में जाएगा बाय फॉर्म ऑफ DBT, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की फॉर्म में, ये सीधे जो भी बेनिफिशियरी है उनके खाते में जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। तो इससे क्या है कि इससे जो करप्शन है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है पूरी तरीके से, ये भी पाया गया कि DBT से भी सारा करप्शन कम नहीं हो रहा है, तो बहुत कम हो जाएगा। तो वहाँ के लोग चलो खुश हैं। अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बस आपको याद रखना है MSP कितने क्रॉप्स के लिए दी जाती है, तो 22 क्रॉप्स के लिए दी जाती है। पहला सवाल तो यही बनता है। और जो
एक प्लस शुगर केन के लिए, शुगर केन के लिए भी इसको जोड़ देते हैं, लेकिन शुगर केन की जो एमएसपी है उसको हम एफआरपी बोलते हैं। शुगर केन की एमएसपी को हम बस दूसरे नाम से बोल देते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। इसमें दो चीज़ें हैं, इसको अप्रूव कौन करता है और इसको रिकमेंड कौन करता है। ये बस दो चीज़ और याद कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा। इसको अप्रूव तो करेगा और रिकमेंड कौन करेगा। आज मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, सबसे इजी सवाल है कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इनको अप्रूव कौन करेगा या रिकमेंड कौन करेगा। चलिए मैं दो चीज़ बता देता हूँ, CACP और CCEA। इन दोनों में से एक बॉडी है जो अप्रूव करती है, एक बॉडी है जो रिकमेंड करती है। बस आपको इतना डिफरेंशिएट करना है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और ये एक और है, इसकी फुल फॉर्म हमारे दिमाग से उतर गई, CACP में को याद रहता है, CCEA। तो ये बताएंगे कि इनमें से कौन सी है जो अप्रूव करती है और कौन सी है जो रिकमेंड करती है। इन दोनों के बीच का ही आंसर है। तो जितने भी बच्चे हैं सब आंसर देंगे इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, तो प्लीज़ बताएंगे सब कि CACP का मतलब क्या है और CCEA का मतलब क्या है। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आपको रोज पढ़ाता हूँ। बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आप ये रोज क्यों पढ़ाते हो, तो इसीलिए। अच्छा हाँ, ध्यान आ गई, CACP की फुल फॉर्म होती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। याद रखिएगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, और इसकी होती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। आगे चलते हैं। श्रीलंका डिटेक्ट न्यूक्लियर मटेरियल ऑन चाइना बाउंड वेसल। तो अभी क्या हुआ कि एक चाइना का व्हीकल जो है वो हम्बनटोटा पोर्ट, जो हम्बनटोटा पोर्ट का है, पहली बात तो यही पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछा गया है, वो श्रीलंका की तरफ आ गया था। और श्रीलंका के कुछ ऐसे जो उन्होंने जो वहाँ लगे होंगे सर्वर या जो लगे होंगे सेंसर, उन्होंने डिटेक्ट किया कि ये तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन निकल रही है, न्यूक्लियर पावर व्हीकल निकला है। तो फिर उन्होंने उनको डांटा भी चाइना वालों को, लेकिन आपको पता है चाइना वाले तो सुनने वाले हैं नहीं कि आप भाई बिना परमिशन से आप कैसे हमारे यहाँ ये न्यूक्लियर पावर्ड वेसल ले आए। तो फिर ये भी बोला गया कि आप निकलिए यहाँ से, ऑर्डर टू लीव विदाउट डूइंग इंस्पेक्शन ज़्यादा हुआ नहीं और दोबारा से उसे निकाल दिया गया। अपने काम का जो है शिपिंग फर्म डिडंट ऑब्टेन प्रायर नोड फॉर डेंजरस कार्गो। यही बात है कि आपको अगर लाना भी था तो पहले आप भाई वहाँ की पोर्ट को, वहाँ की एजेंसीज को बताइए कि हम ये लाना चाह रहे हैं, तब आप लाइए ना। आप वैसे ही मुंह उठा के आ गए, एक तो एक कुछ भी कर लेते हैं साला। इनकी वजह से इतना कोरोना फैला हुआ है और ये लोग अब भी नहीं मान रहे। अभी पता नहीं एजेंसी क्या रिपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ एक बायोलॉजिकल वॉर है ये बायोलॉजिकल वॉर है। अभी ये तो क्लियर ही नहीं हुआ है कि ये अपने आप कोरोना हुआ था कि भाई किसी ने बनाया है, लेकिन जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ कि ये बनाया गया है, जो कि बायोलॉजिकल वॉर छेड़ना चाह रहा है चाइना। रीज़न क्या है, देखिए, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, आप टीवी देखते हैं, तो ये भी पाया गया है कि अभी चाइना बोल रहा है कि आपको जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आपको जिस दवाई की कमी हो रही है, हमसे मांगिए, हम देने के लिए तैयार हैं। तो इनका मेरे को लग रहा है टारगेट यही है कि इन्होंने पहले तो बीमारी फैला दी, फिर ये बोल रहे हैं कि जो भी तुम्हें सामान चाहिए वो भी हमसे लो। फिर इससे क्या होगा कि चाइना क्या करेगा कि हमें सामान देने लगेगा, फिर हमारे पास और सामान आ गया, फिर यहाँ की इकोनॉमी तो आपको पता है इंडिया की डाउन हो रही है, तो ये और सामान हम लेंगे, फिर हम और सामान लेंगे। तो इससे क्या होगा, हम भी डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। आपने वर्ड सुना होगा डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है, चाइना वाले क्या करते हैं, वो इतना लोन या इतना पैसा सामने वाली पार्टी को दे देते हैं, तो फिर सामने वाली पार्टी उसको पैसे को कभी वापस ही नहीं कर पाती है। इसी के चलते पाकिस्तान जो है वो डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है और वो धीरे धीरे अपना हिस्सा बेचता जा रहा है चाइना को। ये लोग वो समझ नहीं रहे। अब क्या ही बोलें, अपने काम का जो है वो श्रीलंका के पोर्ट्स आप फिर से देख लीजिए। हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो साउथ में, याद रखिएगा, इधर हम्बनटोटा पोर्ट है, इधर पोर्ट ऑफ गल्ले, इधर पोर्ट ऑफ कोलंबो है। यहाँ पे आपको पता है ना, कोलंबो पोर्ट पे जो हमारा अदानी ग्रुप है, रिलायंस इंडस्ट्री, वो बनाने वाले थे, उनको मना कर दिया गया था। और ये पोर्ट ऑफ त्रिकोणामल्ली है, और जो एक यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ पेड्रो है, और ये कन्नस्तुत्राई है। तो ये तो हमारे सारे पोर्ट होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहीं इस जगह पे ही एक और जगह है जिसको हम बोलते हैं जाफना। ये मैं पिछले न्यूज़ में था, 3-4 महीने पहले न्यूज़ में था। ये जाफना एक जगह है जिसे चाइना ने खरीद लिया है। चाइना ने खरीद नहीं लिया है, एक्चुअली वो जगह तो श्रीलंका की है, लेकिन चाइना वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा रहा है मतलब फॉसिल वहाँ से निकालने के लिए, तेल वेल, आप तो इसलिए प्रोजेक्ट लगा रहा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। जाफना आपसे पूछ सकते हैं जाफना जगह कहाँ है, तो जाफना याद रखिएगा श्रीलंका में, जिसपे अब चाइना जो है वो कंस्ट्रक्शन करेगा। आगे चलते हैं। US विल कट एमिशन बाय 52% बाय 2030। तो अभी बिडेन साहब आ गए हैं, तो जितना भी चीज़ ट्रम्प साहब ने मना करी थी बिडेन साहब वो सब करने वाले हैं। ये तो आपको सबको क्लियर है। ट्रम्प ने बोला था ईरान को हम बाहर निकालेंगे, ईरान से जुड़ गए। ट्रम्प साहब बोले थे हम क्लाइमेट चेंज को नहीं मानते, हम पेरिस डील से बाहर निकल जाएंगे, तो बिडेन साहब ने कहा नहीं, हम पेरिस डील से बाहर नहीं निकलेंगे, हम पेरिस डील को ज्वाइन करेंगे। तो ये उसी की बात चल रही है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, इसमें हमने पेरिस क्लाइमेट की डील कर ली और US एग्री हो गया कि हम अपना एमिशन, हम इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे पेरिस क्लाइमेट डील को, और हम अपना एमिशन 52% बाय 2030 कम कर देंगे। और जो उसमें इन्वेस्टमेंट दिया जाता है, जो पैसा देती है हर कंट्री,
तो यूएस ने बोला कि हम इतने लाख करोड़ पैसा देंगे, ये वो अपने किसी काम का नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस ये एमिशन टारगेट याद रखिएगा, इतना है। और इंडिया ने भी बोला है कि हम अपना जो भी एनडीसीज हैं इन सबको कम करेंगे बाय 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब बात हुई है, अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक एनुअल सबमिट हुई थी, न्यूज़ में आया था इसलिए मैंने बता दिया। इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं है, इसमें जो पढ़ने लायक है, अगर आप चाहें तो पेरिस क्लाइमेट डील, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, कभी कभी पूछा जा सकता है, आप अपने सेकंड पेपर में इसका यूज़ कर सकते हैं, पेरिस क्लाइमेट डील का, अगर कोई भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एस से आता है तो, इसलिए मैंने ये बता दिया था, और न्यूज़ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं थी। आगे चलते हैं। सेंटर अलॉट 5 kg ऑफ ग्रेन्स फियर टू पुअर। तो अभी क्या है कि अभी इतनी बुरी कंडीशन चल गई है कोरोना वायरस के चक्कर में, तो अब जो है बस इसमें एक योजना का जिक्र है, उसमें अब बस कुछ नहीं है, 5 किलो अनाज जो है वो हर बेनिफिशियरी को दिया जाएगा। तो उसकी बस योजना का नाम याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, याद रखेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें 5 kg का फूड ग्रेन्स दिया जाएगा फॉर 80 करोड़ बेनिफिशरीज। बस आपको टारगेट याद रखना है, 2 चीज़, और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में क्या बोला गया है। एक तो गरीब कल्याण अन्न योजना है, एक गरीब कल्याण आय योजना भी है, याद रखिएगा, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो इसमें 5 किलो अनाज दिया जाएगा 80 करोड़ बेनिफिशियरी को। और अभी इंडियन एयरफोर्स हमारी लग गई है, जो हमारे लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ला रही है, तो उसी की बात चल रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की अभी मैं आगे न्यूज़ कवर भी करूँगा, कहाँ से लिया है, कैसे लिया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है बस ये योजना इंपॉर्टेंट है, और कुछ भाषण इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। अराइज एंड रीजनरेट द थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस। तो अभी क्या था हमारा कल जो था वो हमारा क्या कहते हैं पंचायती राज डे था, परसों पंचायती राज हमारा डे था। तो उसको मनाने के लिए ये एक एडिटोरियल लिखा गया था। आज आपका होमवर्क समझ लीजिए यही है कि आपको लक्ष्मीकांत में पूरा पंचायती राज पढ़ना है। उसे पढ़ना कैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इतना तो पता ही है कि पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज नहीं था। पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी जो है बाद में ऐड किए गए हैं बाय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd से पंचायती राज और 74th से म्यूनिसिपैलिटी को ऐड किया गया है। फिर इसमें आपको पढ़ना कैसे पंचायती राज, आप जाके सब पढ़िएगा। जैसे कमल हासन साहब ने लिखा है, आपको पता है बहुत बड़े फेमस एक्टर भी हैं, इनकी पार्टी भी बनने वाली थी लेकिन बनते बनते रह गई, जाने दीजिए। तो पढ़ना कैसे पंचायती, सबसे पहले आपको पढ़ना है वेरियस कमिटीज़ जो बन गई हैं, जैसे अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, तो जितनी कमिटीज़ है वो आपको पढ़नी है। उसके बाद पंचायती राज लगता कैसे है, लगता कैसे इन द सेंस कि उसमें कौन से परमानेंट फीचर्स हैं और कौन से नॉमिनल फीचर्स हैं, नॉन टेम्प्रेरी फीचर्स जिसे हम बोल देते हैं। आपको 5 टेम्प्रेरी फीचर्स हैं, बाकी के सारे परमानेंट फीचर्स हैं। परमानेंट फीचर्स होते हैं जो हर किसी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मानने ही पड़ेंगे, और टेम्प्रेरी फीचर वो होते हैं जो अपनी तरफ से पंचायती राज चाहे तो मान सकती है, नहीं तो नहीं चाहे। फिर इसको अपॉइंट कौन करता है, देखभाली कौन करता है, जैसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नरी पूरा देखता है पंचायती राज के इलेक्शन को। वोट देने की उम्र क्या है, 21 साल है, कौन कौन दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता है। तो आपको ये सब ये पता होना चाहिए पंचायती राज के बारे में। एक सवाल हर साल पक्का होता है, भाई पंचायती राज नहीं पूछेगा तो म्यूनिसिपैलिटी से पूछ लेगा। तो आज आप ये पढ़िएगा। अगर किसी को लगता है कि सर हम अपने से पंचायती राज नहीं पढ़ पाते हैं, आप पढ़ा दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मेरे अच्छे नोट्स हैं, मैं फिर से इसको कवर कर सकता हूँ पंचायती राज को। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर किसी से नहीं हो पाता। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, आप किसी के नोट्स से बेटर है आप खुद स्टैंडर्ड बुक में जाइए और वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा। मैं इसीलिए इस न्यूज़ को मैंने कवर नहीं किया, क्योंकि पंचायती राज अगर आप सब लोग अपनी लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आगे चलते हैं। चाइना नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस टू ओपन परमानेंट बेस इन HK। HK का मतलब क्या है, हांगकांग। हांगकांग क्या है कि चाइना का ही एक रीजन है जो पहले ब्रिटिश डोमिनेट करती थी, मतलब ब्रिटिश का रीजन था। जैसे हमें गुलाम बना रखा था ब्रिटिशर्स ने, वैसे हांगकांग भी गुलाम था, ब्रिटिश की टेरिटरी थी। लेकिन आफ्टर फर्स्ट ओपियम वॉर इन 1997 ये जो हांगकांग का रीजन है ये ट्रांसफ़र कर दिया गया था चाइना वालों को। और ये बोला गया था कि इस पे जो है इस पे सेपरेट लॉ रहेगा, इस पे चाइना को बस हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन चाइना का लॉ इस पे नहीं लगेगा, ना ही चाइना का उनका कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा अप टू 50 ईयर्स। 50 ईयर्स कब कंप्लीट होंगे, ये 50 ईयर्स कंप्लीट होंगे 2047 में। अब तब तक यहाँ नहीं लगेगा। तो आपको बस याद होना चाहिए हांगकांग क्या है। एक तो इसकी लोकेशन तो याद रखिएगा, ईस्ट साइड ऑफ साउथ चाइना सी, ये इसकी लोकेशन है हांगकांग की, ईस्ट साइड ऑफ साउथ चाइना सी के। और इसका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखेंगे हांगकांग का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको बोलते हैं हम 1 नेशन 2 कॉन्स्टिट्यूशन या 1 नेशन 2 सिस्टम थ्योरी लगती है यहाँ पे। हांगकांग जो है वो अलग रीजन है। तो अभी चाइना वाले इस पर कब्जा करने वाले हैं, बहुत डोमिनेट करते रहते हैं। अब चाइना वाले क्या कह रहे हैं कि भले ही अलग रीजन है लेकिन यहाँ पे हम अपना परमानेंट बेस खोल रहे हैं। तो भाई यहाँ की तो कोई बात ही नहीं करता है। वैसे ही यहाँ इतना अत्याचार होता रहता है यहाँ पे मुसलमानों पे। यूगर एक बहुत ही समुदाय है यहाँ पे रहते हैं, यूगर मुस्लिम, जो जिंगजुआंग प्रोविंस में रहते हैं।
उन पर इतना अत्याचार होता है, लेकिन कोई कंट्री उसके खिलाफ नहीं बोलती, स्पेशली टर्की जो सबके खिलाफ बोलती है। टर्की सब एक ऐसी कंट्री थी जब हमने आर्टिकल 370 हटाया था, सबसे पहले ये हमारे अपोजिशन में आ गई थी। तो ये मुसलमानों का बहुत ख्याल रखती है टर्की, लेकिन जब यूगर मुस्लिम में इतना अत्याचार होता है तब टर्की कुछ नहीं बोलता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ होता भी नहीं है तो भी ये लोग बोलने लगते हैं, जबकि इंडिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, लेकिन क्या ही बोले हम। ये इनके केस में कुछ नहीं बोलेगा, यहाँ एक कुछ भी नहीं होगा तो भी ये बोलने लग जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अपने काम का जो था वो एचके था, मैंने बता दिया, आगे चलते हैं। आरबीआई एक्सटेंड स्टेट वेज एंड मीन्स क्रेडिट टू सितंबर। तो स्टेट एंड मीन्स एडवांस, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, वेज एंड मीन्स एडवांस क्या चीज़ है। तो ये क्या कह रहे हैं, आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया है वेज एंड मीन्स क्रेडिट टू सितंबर। तो ये कुछ नहीं है, देखिए जब भी पैसा चाहिए होता है किसी गवर्नमेंट को, भली वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो भली वो स्टेट गवर्नमेंट हो, तो भाई हम पब्लिक को पैसा चाहिए तो पब्लिक कहाँ से पैसा लाती है, लोन लेना होगा तो हम बैंक जाते हैं। ऐसी सरकार को अगर पैसा लेना होगा तो सरकार किसके पास जाएगी, सरकार अपनी बैंक के पास जाएगी। सरकार की बैंक क्या है, सरकार की बैंक है आरबीआई। तो जो पैसा आरबीआई गवर्नमेंट को प्रोवाइड देती है उसको हम बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस। ये याद रखिएगा, वेज एंड मीन्स एडवांस क्या आता है, जो पैसा आरबीआई गवर्नमेंट को देती है, किसी भी गवर्नमेंट को, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे भले वो स्टेट गवर्नमेंट को दे, उसको हम बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस। और इसकी लिमिट कौन तय करता है कि कितना पैसा दिया जाएगा, तो याद रखिएगा दोनों मिलके करते हैं। याद रखिएगा वेज एंड मीन्स एडवांस का जो लिमिट है कि कितना पैसा दिया जाएगा, यही आपको कंफ्यूज कर देता है कि इसका केवल आरबीआई डिसीजन लेता है, तो नहीं, आरबीआई प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर डिसीजन लेते हैं कि कितना पैसा दिया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन डिसाइड करता है कि कितना पैसा कितने टाइम के लिए दिया जाएगा, इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। याद रखिएगा किस इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है, तो रेपो रेट पे दिया जाता है। रेपो रेट आपको पता है ना, वो रेट जिसपे नॉर्मल बैंक, जो हमारी कॉमर्शियल बैंक क्या होती है, जैसे एसबीआई हो गई, आईओबी हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, तो ये सारी बैंक जिस रेट पे आरबीआई से पैसा लेती हैं उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। उसी रेट पे सरकार को ये पैसा मिलता है बाय आरबीआई। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है वो रेपो रेट के बराबर है। एक मिनिमम मैक्सिमम 10 दिन के लिए पैसा मिल सकता है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट को अगर वो पैसा देती है तो स्टेट गवर्नमेंट को मैक्सिमम 14 दिन के लिए पैसा मिल सकता है। थोड़ा दोनों में डिफरेंस है, याद रखेंगे। इसमें 10 दिन के लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, इसमें 14 दिन के लिए होता है। वेज एंड मीन्स एडवांस याद रखिएगा, ऑलरेडी सिविल सर्विस यूपीएससी में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। कस्टम ड्यूटी ऑन वैक्सीन ऑक्सीजन वेव्ड फॉर 3 मंथ। तो अब ये जो भी हमारा कस्टम ड्यूटी है उसको हटा दिया गया। कस्टम ड्यूटी क्या है, जब भी कोई चीज़, ये याद रखेंगे, सबसे पहले मैं बस यहाँ कस्टम ड्यूटी बताने के लिए मैंने ये न्यूज़ कवर की है। कस्टम ड्यूटी कुछ नहीं है, एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। पहली चीज़ तो याद होनी चाहिए, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो जैसे हमारा इनकम टैक्स है तो डायरेक्ट टैक्स है, अब बाकी के टैक्स हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इसमें डिफरेंस बताऊं तो ऐसा है, जिस पे वो लगता है उसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट टैक्स, और वो किसी अगर नहीं लगता है किसी इंसान के ऊपर तो उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये होती है हमारी कस्टम ड्यूटी, जो कि हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। किस पे लगता है, ये ट्रांसपोर्टेशन पे लगता है। अगर कोई भी चीज़ हम बाहर भेजते हैं, या तो हम एक्सपोर्ट करते हैं या हम इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर जो लगने वाला टैक्स है या उस पर जो लगने वाली ड्यूटी है या उस पर जो लगने वाला कर है उसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो अभी क्या हो रहा है कि हमें बहुत सारी वैक्सीन देश से बाहर भेजनी पड़ रही है, बहुत सारा ऑक्सीजन हम देश के अंदर मंगा रहे हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है तो हम बहुत सारा ऑक्सीजन जो है वो देश विदेशों से मंगा रहे हैं, तो उस पर अब हमारा कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर है उनकी जो कीमत है वो कम हो जाएगी। आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है, तो इसीलिए सरकार ने अच्छा फैसला लिया कि उस पर कस्टम ड्यूटी को इन्होंने खत्म कर दिया। इक्विपमेंट फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन ऑल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम सेस। सेस क्या होता है, सेस एक पर्टिकुलर टैक्स होता है जो किसी पर्टिकुलर टाइप के लिए लगाया जाता है। सेस जैसे आपने सुना होगा स्वच्छ भारत टैक्स, तो वो स्वच्छ भारत सेस का मतलब क्या है कि वो सेस जो केवल उसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्वच्छ भारत के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, और जब उस का काम खत्म हो जाएगा, जैसे ही देश स्वच्छ हो जाएगा उसके बाद उस सेस को खत्म कर दिया जाएगा। तो सेस जो है वो किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए लगाया जाता है। पर्टिकुलर सर्विस के लिए जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं सेस। तो जो भी सेस ऑक्सीजन के इक्विपमेंट्स पे लगता था उसको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया है, तो ये अच्छा फैसला लिया गया। आगे चलते हैं। जस्टिस एन.वी. रमन्ना सीजीआई, ये आपको याद रखना, हमारे नेक्स्ट सीजीआई जो बन गए हैं जस्टिस एन.वी. रमन्ना बन गए। इनको ओथ दिलाता है कौन, याद रखिएगा, ओथ जो दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छा, आज का ये सवाल है कि इनका टर्म कितना होता है, इनका टर्म डिसाइड कौन करता है, होता कितना है वो छोड़िए, इनका टर्म जो है वो डिसाइड कौन करता है। तो आज का सवाल यही है कि सीजीआई का टर्म डिसाइड कौन करता है। तो एन.वी. रमन्ना ये सेकंड सीजीआई हैं फ्रॉम आंध्र प्रदेश। पहले आपसे सवाल ये भी कर सकते हैं पहले सीजीआई हैं, तो नहीं, ये पहले सीजीआई नहीं है, सेकंड सीजीआई हैं आंध्र प्रदेश के। जो गए हैं उनका नाम है बोबड़े साहब, ये जो है ये 48वें नंबर के सीजीआई हैं। आगे चलते हैं।
ट्रेन हॉस्पिटल, अब देखिए इतनी बेड्स नहीं मिल रहे हैं तो अब देखिए ट्रेन हॉस्पिटल बनाए गए। भोपाल स्टेशन की तस्वीर है, कूलर लगे हुए हैं आपको पता है, और ये छोटी सी तस्वीर है, ऊपर ये देखिए बिछा हुआ है सब। तो ये बात हो गई। अब हमारा है ये तो मैं न्यूज़ बस आपको दिखाने के लिए दिखा दी है, क्योंकि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हैं अपने सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब अपने घर में रहें, प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें। और जो भी आपके माता पिता भाई बहन बूढ़े लोग जो भी हैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ वो अपने घर से बाहर ना निकलें। बहुत बेकार हालत है बाहर, जो न्यूज़ और टीवी में दिखा रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो एकदम फेक है, उससे भी बुरी कंडीशन है। तो इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका तो घर में तैयारी हो सकती है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप तो प्लीज़ ना ही निकलें, आप अपना घर में बैठ के मस्त तैयारी करें। आपको टाइम मिला है तो उसका फ़ायदा उठाएं। चलिए, इसका हो गया मेकिंग ऑक्सीजन। तो अभी क्या है कि नासा में क्या करा है कि ऑक्सीजन निकाली है मार्स पे। आपको पता है उनका क्या हुआ था रोवर, तो उन्होंने क्या करा कि मार्स पे ही ऑक्सीजन निकाल दी कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जब इसको हम तोड़ेंगे तो एक कार्बन का एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम जो है वो निकल जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा कि नासा ने मार्स पे ऑक्सीजन निकाल दी। किसकी मदद से? उसको डिवाइस को बोला गया मॉक्सी। याद रखिएगा, मॉक्सी आपसे पूछ सकते हैं क्या है, तो मॉक्सी की मदद से नासा ने ऑक्सीजन पैदा करी है बाय कार्बन डाइऑक्साइड। मॉक्सी की शॉर्ट फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। मॉक्सी की फुल फॉर्म, मॉक्सी जो है एब्रॉड परसिवियरेंस, ये रोवर था। परसिवियरेंस आपको याद होगा ना, परसिवियरेंस जो रोवर है 6 व्हील का, देव गया हुआ था यहाँ से मॉक्सी की हेल्प से ऑक्सीजन को पैदा किया गया और मार्स की सतह पर। तो आपको इसकी बस फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, मॉक्सी क्या है वो याद होना चाहिए, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। ग्लोबल रिसोर्सेज टू इंडिया कॉल फॉर हेल्प। तो जैसे ही इंडिया ने हेल्प मांगी फॉर ऑक्सीजन, तो सबने आगे बढ़ाया अपना हाथ। तो देखिए C-17 ये सबसे बड़ा है अपना है, ग्लोबल मास्टर भी इसे बोल देते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इसने अब ये सिंगापुर से जो लेके आ रहा है ऑक्सीजन की सप्लाई। अपने इंपॉर्टेंट जो है एक एयरबेस का नाम है चंगी एयरबेस। याद रखिएगा, चंगी एयरबेस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, सिंगापुर का एयरबेस है, याद रखेंगे सिंगापुर का एयरबेस। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि चंगी एयरबेस कहाँ का है, तो याद रखेंगे सिंगापुर का एयरबेस है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। मिसिंग सबमरीन सैंक किलिंग 53 अबोर्ड। तो अभी आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन सी शिप सैंक हुई है, तो एक इंडोनेशिया का शिप है जिसका नाम याद रखना पड़ेगा आपको, KRI नंगला 402। बस आपको ऐसे याद रखना है, KRI नंगला 402। अभी इंडिया ने भी अपने क्रू को भेज दिया था ताकि इस शिप को सर्च किया जा सके, लेकिन जैसे ही इंडिया ने भेजा तैसे ही इंडोनेशिया से खबर आ गई, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी शिप ये सैंक हो चुकी है। तो अभी बस आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे CDS और CAPF में UPSC पूछता है सवाल। एक सवाल अभी पिछले साल वाली CDS के पेपर में आया था कि एक एयरक्राफ्ट का क्रैश हो गया था, तो उन्होंने एयरक्राफ्ट का ही नाम पूछ लिया था कि रिसेंटली ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। तो ऐसी ये एक सबमरीन जो है सैंक हो गई है, डूब चुकी है, इंडोनेशिया की है। तो इसका नाम याद रखेंगे, KRI नंगला 402। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। रिफॉर्म इन द नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम में रिफॉर्म हो रहा है। अपने जो काम का है बस ये याद रखिएगा कि इसको रेगुलेट कौन करता है, नेशनल पेंशन स्कीम को रेगुलेट कौन करता है। तो बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, PFRDA। बस आपसे ये पूछा जाएगा, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्या रिफॉर्म हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आप काम का चीज़ नहीं है। इसको जो बस रेगुलेट कौन करता है ये पूछा जाएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये इसको रेगुलेट करती है। बस मैंने बहुत एग्जाम में देखा है, नेशनल पेंशन स्कीम के रेगुलेटर का नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग देते हैं RBI, वो लोग देते हैं नरेगा, MG नरेगा जो है ना, MG नरेगा उसको देते हैं, PFRDA को देते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नाम डालते हैं। बच्चों को पता नहीं होता, PFRDA का सोच ही नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने बताया नेशनल पेंशन स्कीम को कौन निकालता है, याद रखिएगा PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी निकालती है। आगे चलते हैं। और कुछ आपका काम करनी है, क्या रिफॉर्म हो रहा है वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। हाँ, ये हमारी सीरीज जो चल रही है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये छूटे वाली तो है नहीं, मैंने जब वादा करा तो मैं उसको कंप्लीट करूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री मेरे को कंप्लीट करानी है पूरी, तो मैं कंप्लीट करा के मानूंगा। अभी हम क्या क्या पढ़ चुके थे, हम 1857 को कवर कर चुके हैं पूरा। हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कवर कर दिया। बाकी का जो भी उसमें रिवॉल्ट कैसे हुए थे, क्या किसने मदद करी, किसने मदद नहीं करी, कौन कहाँ से लड़ा था, हमने पूरा कवर करा अच्छे से। तो अब हम उसके आगे का पढ़ते हैं। जो बच्चे देखना चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियोस दे सकते हैं, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन है पूरा। हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है। तो अभी इम्पैक्ट क्या हुआ रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो हमारी 1857 की लड़ाई हो गई। तो उसके बाद इम्पैक्ट क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि एक नया लॉ बन के आया। जैसे हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े हैं ना, तो ऐसे ये नया एक्ट बन के आया जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट बोल सकते हैं, या तो 1858 का बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ न्यू एक्ट बोला गया, इसे बोला गया बेटरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। याद रखेंगे, इस एक्ट को बोला गया बेटरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे हम ऑल्सो बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज
क्वींस प्रोक्लेमेशन, जो 1858 का जो एक्ट है उसको हम बेटरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं या क्वींस प्रोक्लेमेशन भी बोलते हैं, दोनों नाम से इसे बोला जाता है। इसने क्या बोला था, तो पहले आपको पता है ना हमारे जितने एक्ट थे उनमें हमने दो बॉडी हमने बनाई थी, एक तो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक हमारा था सीओडी, ये दो लोग थे। तो इस एक्ट में ये बोला गया कि इन दोनों को हम खत्म कर देंगे, बीओसी और सीओडी, इन दोनों को हम खत्म कर देंगे और इसकी जगह हम नए मेंबर को लाएंगे जिसे हम बोलेंगे एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। या बीओसी क्या है, सीओडी क्या है, ये जिन बच्चों को नहीं पता वो जाके देखें, मैंने पुराना अच्छे से सारे रेगुलेटिंग एक्ट एक्सप्लेन करे हैं, उसमें मैंने अच्छे से बताया बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मेंबर होते थे, सीओडी में होते थे, तो ये कैसे कैसे थे। तो इस एक्ट ने क्या करा कि ये जो दो लोग हैं बीओसी और सीओडी, इन लोगों को खत्म करो और नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाओ जिसके अंदर 15 मेंबर होंगे। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, इसके अंदर 15 मेंबर होंगे। तो ये थर्ड पॉइंट यही है, प्रोवाइड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु इज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। तो ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए ना। क्या है, अबॉलिश बीओसी एंड सीओडी एंड एंड ड्युअलिटी। ये ड्युअलिटी थी, दो लोग मिलकर काम चला रहे थे, कोई बीओसी काम कर रहा था, कुछ सीओडी काम कर रहे थे, इसको खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बनाया गया, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल जो है वो इंडिया बने। अब गवर्नर जनरल इंडिया का नाम चेंज करके उन्होंने कर दिया वाइसरॉय। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है कि वाइसरॉय का मतलब गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया से वाइसरॉय का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो किस एक्ट के थ्रू हुआ। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1858 के थ्रू हुआ है। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया गया, जिसमें 4 मेंबर हुआ करते थे जो हेड होते थे डिफरेंट डिपार्टमेंट के। ये गवर्नर जनरल थे, इसके 4 मेंबर होते थे। ब्रिटिश नॉट अलायंस विद सोशल रिफॉर्मर, अभी मैं सोशल रिफॉर्मर भी बताऊंगा। सोशल रिफॉर्मर जिन्होंने बहुत अच्छा सोशल के सामाजिक कार्य करा, तो ब्रिटिश उनके साथ अलायंस नहीं करते थे, ब्रिटिश उनको मानते नहीं थे, उनको अच्छा नहीं मानते थे। फर्दर एनेक्सेशन स्टॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एनेक्सेशन था, जो अभी तक क्या थी, जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या कर रही थी, एनेक्स कर रही थी। उसने ऐसी ऐसी पॉलिसी ला रहे थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स या डिफरेंट पॉलिसीज, रिवोल्ट करा दिया था, और जो बैटल ऑफ प्लासी थी, बैटल ऑफ बक्सर था, तो सब इसका मतलब क्या था कि केवल कब्जा करना चाह रहे थे पूरे इंडिया पे। तो जब ये नया हमारा जब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1858 आया तो इसमें ये बोला गया कि हम फर्दर एनेक्स नहीं करेंगे, हम और कब्जा नहीं करेंगे, फर्दर एनेक्सेशन स्टॉप हो गया। तो ये हमारा पहले ये होता था, फिर ये हो गया। देखिए मैंने डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करा है। पहले हमारा प्राइम मिनिस्टर होता था, उसको बीओसी और सीओडी कंट्रोल करते थे, सबसे नीचे गवर्नर जनरल होता था। तो इस पूरी चीज को खत्म कर दिया गया। अब नया चीज क्या हुआ कि गवर्नर जनरल होगा, जिसको हमने वाइसरॉय बोल दिया। इसमें 4 मेंबर होंगे और एक तो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय होगा। तो वाइसरॉय में कैसे, एक तो वाइसरॉय हो गया और 4 इसके और मेंबर होंगे। ये एडवाइस किसको करेंगे, एसओएस को एडवाइस करेंगे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको एडवाइस करेंगे, जिसके 15 मेंबर होते हैं। और ये 15 मेंबर जो है वो प्राइम मिनिस्टर या क्वींस को बोलेंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये पूरी ऐसी क्रोनोलॉजी है जो 1858 में हो गई थी। इस पूरे को मैंने इतने से में लिख दिया है बस। तो आप ये जाके देख सकते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। ये लीजिए, मैं इसको अच्छे से रफ कर देता हूँ। इसको वीडियो को पॉज करके आप इतने से को नोट कर लेंगे, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्या बात हो रही है। नीचे गवर्नर जनरल, उसको वाइसरॉय बना दिया है, 15 मेंबर है या 5 मेंबर है, पीएम है, बस। ये इम्पैक्ट था 1857 का। तो यहाँ हमारा पूरा 1857 कंप्लीट होता है। अब हम आगे जो चलना है, अब हम देखिए आगे कहाँ चल रहे हैं। एक सेकंड, हाँ, अब हम जा रहे हैं सोशल रिफॉर्म्स की तरफ। सोशल रिफॉर्मर जितने भी हमारे हुए हैं, इनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। या तो 1857 से सवाल पूछा जाएगा, या अब सोशल रिफॉर्मर जैसे राजा राम मोहन रॉय, इसका ब्रह्मो समाज, फिर आर्य समाज, थियोसफिकल सोसाइटी, सर सैयद अहमद खान, और जितने भी समाज हैं उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। आज धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज मैं केवल आपको राजा राम मोहन रॉय के बारे में बताने वाला हूँ। इनसे आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, इनसे सवाल होता है। और राजा राम मोहन रॉय से जितने भी पॉइंट्स कवर होते हैं, मैंने यहाँ सारे कवर करे हुए हैं, एक एक पॉइंट। आगे चलते हैं। देखिए राजा राम मोहन रॉय का जब हम पढ़ते हैं तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ट्रांसलेट करे वेदास को और उपनिषद को बंगाली में। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि राजा राम मोहन रॉय ने जो वेद उपनिषद जो संस्कृत और हिंदी में थे उनको बंगाली में करा। फिर एक ये सवाल अपने आप बन जाता है कि किसने लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट पास किया जिससे बैन हो गई थी इनकी 2 मैगजीन। तो उनका गवर्नर जनरल का नाम पूछा जाता है। तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल एडम उसका नाम है, जिन्होंने लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट पास किया था जिसकी वजह से इनकी बैन हो गई थी 2 मैगजीन। तो सेकंड पॉइंट तो ये हो गया। फिर लिबरेटर ऑफ प्रेस किसे बोला जाता है, जिसने रिप्लेस कर दिया था लाइसेंसिंग लॉ को। जैसे एडम ने तो लाइसेंस बनाया, एक लॉ बनाया जिससे हम जो मैगजीन है उनको प्रोहिबिट कर सकें, उनको बंद कर सकें। लेकिन मैटकाफ ने ऐसा लॉ बना दिया जिससे हम
इसको उल्टा कर सकें, जिससे हमारी नई नई मैगजीन छप सकें। तो इसीलिए मैट काफ को हम बोल देते हैं लिबरेटर ऑफ प्रेस। इन्होंने रिप्लेस कर दिया था लाइसेंसिंग लॉ को। वेदांता, जिन्होंने डिफाइन करा था हिंदू रिलीजन फ्रॉम मिशनरी। वेदांता इनकी थ्योरी थी जो हिंदू रिलीजन को अलग करता था फ्रॉम मिशनरी। रॉय वॉज वॉरसियस रीडर इवन रीड हर्ब्यू। हर्ब्यू एक लैंग्वेज का नाम है। ये राजा राम मोहन रॉय इतने अच्छे रीडर थे कि ये हर्ब्यू लैंग्वेज तक जानते थे। फिर कौन कौन सी इनकी बुक छपी है, तो गिफ्ट टू मोनोथीस्ट एंड परसेप्ट ऑफ जीसस, ये इनकी 2 बुक का नाम है। डायरेक्ट पूछा जाता है। एडमायर्ड क्रिश्चियनिटी, ये क्रिश्चियनिटी को भी एडमायर करते थे, सारे रिलीजन को एडमायर करते थे। बिलीव्ड इन वन गॉड ओमनी प्रेजेंट, ये एक ही गॉड को मानते थे जो सब जगह प्रेजेंट है। तो ये इनकी कॉन्सेप्ट है, ये इनकी थ्योरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ये जो 2 काम करे। फाउंड आत्मसभा, इसका सन पूछा जाता है क्रोनोलॉजी में, तो 1814 में आत्मसभा बनी थी अगेंस्ट सती, सती के खिलाफ थी 1829 तक। 1829 में सगे सती के खिलाफ हो गए थे। तो इन दोनों का आपको सन याद रखना है, आगे आगे भी मैं बता रहा हूँ और क्या क्या याद रखना है। इक्वालिटी टू वुमेन, वुमेन को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इन्होंने ये बोला गया था। राइट टू प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, जो माता पिता की जो प्रॉपर्टी है वो आगे बच्चों को मिलनी चाहिए, इन्होंने ये बोला गया था, इसका राइट होना चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन इन्होंने स्टैब्लिश करी थी, इन्होंने हिंदू कॉलेज बनाया था बाय द हेल्प ऑफ डेविड हेयर। तो आपसे ये पूछा जाता है कि हिंदू कॉलेज किसने बनाया था। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है, हिंदू कॉलेज अलग है, एक हिंदू स्कूल भी है। अभी मैं आगे आपको हिंदू स्कूल भी बताऊंगा जो किसी और ने बनाया था। हिंदू स्कूल इन्होंने नहीं बनाया, हिंदू कॉलेज और हिंदू स्कूल दोनों अलग अलग चीजें। हिंदू कॉलेज जो है वो डेविड हेयर ने बनाया था। रॉय एस्टेब्लिश्ड वेदांता कॉलेज फॉर वेस्टर्न फिजिकल एंड फिलोसफी। तो मैंने आपको बताया ना वेदांता का मतलब क्या था। वेदांता का मतलब था कि हिंदू रिलीजन को कैसे बचाया जा सके फ्रॉम मिशनरी। आपको बताया ना क्रिश्चियन मिशनरी आए थे अंग्रेजों के समय में, तो कैसे बचाया जा सके हिंदू रिलीजन को, इसलिए इन्होंने वेदांता कॉलेज खोला था, जहाँ फिजिकल और वेस्टर्न फिलोसफी सारी तरह की पढ़ाइयाँ होती थी। इन्होंने ही ब्राह्मणिकल मैगजीन एक शुरू करी थी, ब्राह्मणिकल मैगजीन। ब्रह्मो समाज, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आत्मसभा भी इन्होंने बनाया, ब्रह्मो समाज भी इन्होंने बनाया। ब्रह्मो समाज कब बनाया, 1828 में बनाया। जो ब्रह्मो समाज में क्या होता था, ये जो अच्छे अच्छे जो सारे रिलीजन है, जैसे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख, तो उनमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो सारी ये बातें लेके इस समाज में बताए जाते थे। तो इनकॉर्पोरेट टीचिंग्स ऑफ अदर रिलीजन, जो भी अच्छी चीज़ें थी अदर रिलीजन में वो इसमें इनकॉर्पोरेट की जाती थी। इनकी 2 बुक हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है, संवद कौमुदी और मिरातुल अकबर। ये किस किस लैंग्वेज में, तो एक बंगाली में एक पर्शियन में। संवद कौमुदी और मिरातुल अकबर किसने लिखी है, राजा राम मोहन रॉय में लिखी है। किस लैंग्वेज में लिखी है, ये लिखी है। नो टॉक ऑन कर्मा एंड सोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट सोल है पॉइंट है कि इन्होंने कोई भी चीज़ नहीं बोली है कर्म पे। जैसे आर्य समाज है वो एक कर्मवादी इंसान लोग हैं, तो कर्म पे डिपेंड करते हैं। इस जो इनका राजा राम मोहन रॉय का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्म कर दिया इन्होंने पूरा नजरिया देखने का। लेकिन जो आर्य समाज है, दयानंद सरस्वती का जो समाज है, उसको हम बोलते हैं रिवाइवलिस्ट। वो रिवाइवलिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वेदास उपनिषद को मानते थे। लेकिन रिफॉर्मिस्ट क्या है कि ये मानते तो थे लेकिन ये बाकी और सब चीज़ों को मानते थे, केवल हिंदू रिलीजन को नहीं मानते थे, सबको मानते थे। तो इसीलिए हमको इनको बोलते हैं रिफॉर्मिस्ट। ये ना ये लोग कर्मा पे बिलीव करते थे, ना सोल। सोल मतलब आत्मा। ना ये कर्म पे बिलीव करते हैं, ना ये सोल पे बिलीव करते हैं, आत्मा पे भी बिलीव नहीं करते। तो ये पूरा राजा राम मोहन रॉय की क्रोनोलॉजी है जो पूछी जा चुकी है। आगे जो हमारे रिफॉर्मर हैं, जैसे आर्य समाज, देवबंद सोसाइटी, थियोसफिकल सोसाइटी, सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम, जो अलीगढ़ मूवमेंट चला था, वो जो भी है वो सारा हम कवर करने वाले हैं। बहुत मैं इसलिए स्लो स्लो चल रहा हूँ क्योंकि आपके पचेगा नहीं इतना सारा। इसमें ही बहुत सारे पॉइंट है जो आधे बच्चों को शायद समझ में अभी भी ना आए हो। ये केवल उन बच्चों को समझ में नहीं आए होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ ना पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको शायद ये ना समझ में आए। लेकिन इसका एक ही तरीका है कि आप फिर से वीडियो को बैक करिए और फिर आगे आइए, तभी याद होगा। इसमें कुछ समझने का वैसे है नहीं, सबको याद ही करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट बस ये हैं कि मैंने एक जगह लिख दिया है। इसमें 1-2 पॉइंट और रह गए क्योंकि जब ये हमारा ब्रह्मो समाज बन गया है, इसके बाद ये हमारा ब्रह्मो समाज जो टूटा भी है, 2 पार्ट्स में टूट गया है। तो वो मैं आगे वीडियो लेक्चर्स में कवर कर दूंगा कि कैसे कैसे टूटा है और उन टूटों को हेड किसने करा। ब्रह्मो समाज आदि ब्रह्मो समाज में टूट गया है, फिर तट बोधनी समाज भी था एक। तो मैं सारा आगे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, तो मेरे को चाहें तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, पर मेरे को पता है कोई फॉलो नहीं करने वाला, कोई बात नहीं। ऑल्सो फॉर यू कैन फॉलो स्टडी फंडा और टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। जो नए बच्चे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और जो पुराने हैं वो कमेंट तो करेंगे। आज मेरा जो सवाल था वो यही था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो MSP है, जो न्यूनतम प्राइस है, उसे अप्रूव कौन करता है और उसको रिकमेंड कौन करता है। ये आज 2 चीज़ आप मेरे को बताने वाले हैं। बहुत ईजी सवाल है, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो सारे बच्चे सीधे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हो सके तो फॉलो कर लीजिए। एंड यू कैन ऑल्सो चेक आर ऐप, सो यू कैन बाय आर कोर्स। और कोई भी दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो साइनिंग ऑफ टुडे, टेक केयर, बाय बाय।